आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वर्नर हाइजेनबर्ग 1901 to 1976 was a German physicist and a key creator of quantum mechanics। क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर दोनों का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। बेस्ट नोन फॉर द 1927 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब वर्नर हाइजेनबर्ग को क्यों जाना जाता है 1927 में जो इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था उसके कारण। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीरीज, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज पूरी पढ़ते आ रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वर्नर हाइजेनबर्ग, a German physicist in 1927, stated uncertainty principle which is the consequence of, कब दिया इन्होंने, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। लास्ट वीडियो में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी। डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि जैसे रेडिएशन का ड्यूल बिहेवियर होता है वैसे मैटर का भी ड्यूल बिहेवियर होता है। इन दोनों के कॉन्सिक्वेंस के कारण, कॉन्सिक्वेंस के फलस्वरूप हाइजेनबर्ग ने क्या दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। क्या बताता है ये, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ, द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या ऑफ एन पार्टिकल। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही इंस्टेंट पे, एक ही समय पे हम या तो पोजीशन बता सकते हैं उसकी या फिर मोमेंटम बता सकते हैं। हम दोनों एक साथ नहीं बता सकते हैं। ये किसने प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग ने। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, आप वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, इट कैन बी गिवन एज del x multiply by del p greater than equal h divided by 4 pi। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h कट डिवाइडेड बाय 2। h कट को बोलते हैं, ये प्लांक कांस्टेंट, उसको बोलते हैं रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट h बाय 2 पाई है, उसको h कट बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो h कट की वैल्यू क्या हो गई, h बाय 2 पाई। मैथमेटिक्स से आपको समझ में आ सकती है। तो क्योंकि कहीं आपको h कट भी देखने को मिल सकता है। तो डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी ग्रेटर देन इक्वल h बाय 4 पाई। डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल किसके होता है, h डिवाइडेड बाय 4 पाई के। जहां डेल एक्स मैंने अभी बताया आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी। px का मतलब क्या है कि वेलोसिटी हम x डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो वो x हम लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है। अब मोमेंटम लिखे या वेलोसिटी लिखे दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि p इक्वल क्या होता है, m इंटू वी। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो p किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। तो हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बोले या वेलोसिटी बोले एक ही बात है, पर हम मोमेंटम की टर्म में ही अभी बात करेंगे। तो डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गई, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गया। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, पोजीशन है मतलब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, मतलब अनसर्टेनिटी क्या है, कम है, क्योंकि सर्टेनिटी ज्यादा है ना, आपको तो मालूम है कहां है। तो ध्यान से सुनिएगा वर्ड, सर्टेनिटी ज्यादा है मतलब अनसर्टेनिटी क्या है, कम है।
मतलब डेल एक्स क्या है, स्मॉल है, क्योंकि डेल एक्स क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी। तो हमको अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम है, मतलब डेल एक्स स्मॉल है, देन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी अनसर्टन, मतलब तब डेल पी एक्स या डेल पी क्या होगा, लार्ज होगा। ये किस प्रिंसिपल से हम बात कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे भी। ऑन द अदर हैंड, इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन प्रिसाइसिवली, मतलब अगर मोमेंटम हमें पता होगा तो फिर हम क्या नहीं बता पाएंगे, पोजीशन नहीं बता पाएंगे। क्लियर। अब इसको कैसे समझा जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए। आपने पिछला वीडियो अगर देखा हो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो उसमें हम बात कर चुके हैं कि किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, मींस इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव एसोसिएटेड होती है। फिर मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था उस वीडियो के, कि एक वेव नहीं, पूरा वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है। तो हम ये मान के चलेंगे आपके इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, ठीक है, वेव पैकेट ही एसोसिएटेड है, एग्जैक्टली बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, 3 फिगर में हम बात करने वाले हैं। ये जो वेव पैकेट इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, देखिए आप, वेवलेंथ आपको हर जगह क्या दिख रही है, सेम, क्रेस्ट के या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस सेम दिख रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन इस वेव पैकेट में कहां हो सकता है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। मतलब डेल एक्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा है ना, सर्टन का है, कहीं यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपका। मतलब आप पोजीशन नहीं बता पाओगे इस प्रेजेंट केस में। तो डेल एक्स क्या है, हायर है, तो डेल पी क्या होगा, स्मॉल होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि डेल पी स्मॉल कैसे होगा, ओनली वन वेवलेंथ। अब हम अगर इसको और आगे एक्सप्लेन करें, तो पिछले वीडियो में जो हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो हमने पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल एच डिवाइडेड बाय पी। एच प्लांक कांस्टेंट था, लैम्डा वेव की वेवलेंथ थी, पी पार्टिकल का मोमेंटम था। पी को इधर ले ले, लैम्डा को अपन, तो पी इक्वल एच बाय लैम्डा, एच कांस्टेंट हटा दे तो पी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, और इसको डेल पी कर दे तो मतलब मोमेंटम में चेंज कर दे तो इसको लैम्डा के बजाय डेल लैम्डा लिख लेते हैं, मतलब चेंज इन वेवलेंथ। अब आप ध्यान से सुनिएगा, डेल लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ। आपने जो अभी फिगर देखा उसमें हमें क्या समझ में आया कि ओनली वन वेवलेंथ, लैम्डा जो वेवलेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब डेल लैम्डा मतलब चेंज इन वेवलेंथ, तो डेल लैम्डा क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, निग्लिजिबल है, क्योंकि वेवलेंथ में तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, हर जगह वेवलेंथ क्या है, सेम है। मतलब डेल लैम्डा 0 है, ऑलमोस्ट, बहुत कम है चेंज इन वेवलेंथ। तो ध्यान से सुनिएगा कि डेल लैम्डा अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है क्योंकि लैम्डा में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो डेल पी भी तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि डेल पी डिपेंड ही किसके ऊपर करेगा, डेल लैम्डा पे। और अगर डेल लैम्डा में चेंज नहीं होगा तो डेल पी में भी चेंज नहीं होगा। तो जो पहला केस हमें दिख रहा है, जो पहला केस हमें दिख रहा है कि डेल लैम्डा में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल पी में भी चेंज नहीं होगा। डेल पी अगर फिक्स हो गया, मतलब चेंज इन मोमेंटम फिक्स हो गया है, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। मतलब अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम जो है वो वेरी नहीं कर रही है, मतलब डेल पी क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। मतलब अगर हम पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं पहले केस में, डेल एक्स बहुत ज्यादा है, तो डेल पी क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा।
आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो सेकंड फिगर थर्ड फिगर से वो भी क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड फिगर में आए, डेल एक्स पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है, ध्यान से देखिएगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहां एम्पलीट्यूड लगभग लगभग क्या है, जीरो है, मतलब यहां आपका इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता। इस रीजन में हो सकता है क्योंकि यहां आपको वेव पैकेट दिख रहा है, ये लिखा है वेव पैकेट मेड ऑफ सेवरल वेव्स। अब डेल पी पहले स्मॉल था, अब डेल पी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ध्यान से सुनिएगा। डेल एक्स तो ज्यादा था तो कम हो गया, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता ही क्या है कि डेल एक्स अगर हायर है तो डेल पी स्मॉल होगा। अब डेल एक्स अगर कम हो गया तो डेल पी बढ़ेगा, डेल एक्स और कम हो जाएगा तो डेल पी और बढ़ेगा। यही तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि आप अगर एक को सर्टन करने जाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? अनसर्टन हो जाएगा। क्लियर? अगर इस फिगर की बात करें तो डेल एक्स जो है वो स्मॉल हुआ, वो तो समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, डेल लैम्डा की बात करें तो पहले सिर्फ एक वेवलेंथ थी, अब ऐसा नहीं है। यहां वेवलेंथ अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, मतलब अब डेल लैम्डा में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। अब डेल लैम्डा में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, चेंज होगा, तो डेल पी में भी होगा। मतलब अब डेल पी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब मीडियम डेल पी, मतलब डेल पी पहले के कंपैरिजन में कुछ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? लास्ट, अगर इस वेव पैकेट की बात करें तो आपको एम्पलीट्यूड यहां और यहीं दिख रहा है, किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। बाकी तो फ्लैट लाइन दिख रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी यहां बिल्कुल कम है, यहां बिल्कुल कम है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां है। मतलब डेल एक्स जो है वो अब और कम हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो गई, क्योंकि सर्टेनिटी बढ़ गई ना कि इलेक्ट्रॉन यहीं कहा जाएगा, यहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पोजीशन बता पा रहे हो तो अब आप मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। लार्ज डेल पी मतलब डेल पी क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब अगर हम इसको बात करें तो डेल लैम्डा पहले कांस्टेंट था, फिर वेरी हुआ, फिर यहां अगर बात करें तो डेल लैम्डा और ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां भी तो वेव्स होगी, उनका जब सुपरपोजिशन हुआ होगा तो हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि डिस्ट्रक्टिव कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव होता है, यहां इतने इतने रीजन में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहां डिस्ट्रक्टिव। तो यहां लाइन दिख रही, इसका मतलब ये नहीं कि वेव्स नहीं है, यहां वेवलेंथ नहीं है, वेव होगी, उनकी वेवलेंथ भी होगी। अब डेल लैम्डा बहुत ज्यादा है तो डेल लैम्डा अगर बहुत ज्यादा वेरी होगा तो डेल पी भी बहुत ज्यादा वेरी होगा, मतलब डेल पी क्या होगा? लार्ज होगा। तो ये तीन फिगर से हमको क्या समझ में आया कि हम अगर पोजीशन बता पा रहे हैं, पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं तो हम मोमेंटम बता पाएंगे, फिर पोजीशन थोड़ा बहुत बता पाएंगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, पोजीशन एग्जैक्ट बता पाएंगे तो मोमेंटम तो हम बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, डेल पी की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कौन सा प्रिंसिपल है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि आप किसी एक को बताने जाओगे तो दूसरा आप नहीं बता पाओगे। इसको इस तरीके से भी समझो आप कि दोनों का प्रोडक्ट है और किसके इक्वल है? एच कांस्टेंट, फोर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो दोनों का प्रोडक्ट किसी कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को तो कम होना ही पड़ेगा, तो ही तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैथमेटिक्स की टर्म में भी समझ में आता है। तो ये जो हमने पूरा डायग्रामेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया, वेव पैकेट के फॉर्म में बात हो गई। अब हम इसके सिग्निफिकेंस पे आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ uncertainty principle. One of the important implications of the Heisenberg uncertainty principle is that it rules out existence of definite path or trajectories of electron. सबसे important lines कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है? ये डेफिनेट पाथ या ट्रेजेक्टरीज होगी इलेक्ट्रॉन की, इस बात को रिजेक्ट कर देता है या इसके एग्जिस्टेंस को रूल आउट कर देता है। एंड बाकी जो दूसरे पार्टिकल है उनके लिए भी, कि कोई भी पार्टिकल है तो डेफिनेट पाथ में या डेफिनेट ट्रेजेक्टरी में मूव नहीं करेगा, बल्कि बोहर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? डेफिनेट पाथ, जिनको हमने ऑर्बिट बोला था, उनमें क्या करता है? रिवॉल्व होता है।
द ट्रेजेटरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब वर्ड क्या आ रहा है, ट्रेजेटरी, तो इसको यहां रोक के पहले हम ट्रेजेटरी समझ लेते हैं कि व्हाट इज ट्रेजेटरी, है ट्रेजेटरी होती क्या है। तो आपने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पढ़ा हो, 11th में ही है, आप हो सकता है अभी वहां नहीं पहुंचे हो, तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो वहां आप ये समझेंगे ट्रेजेटरी, अ ट्रेजेटरी इज द कर्व्ड और स्ट्रेट पाथ, मतलब ट्रेजेटरी या तो कर्व्ड पाथ होती है, स्ट्रेट पाथ होती है। एन ऑब्जेक्ट विथ मास follows as it moves through space, describe as a function of time। मतलब ट्रेजेटरी क्या होती है कि अगर अभी आपका पार्टिकल यहां है, अगर आपको यह मालूम है कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड कितनी होगी, पोजीशन क्या होगी, कितने टाइम की बात कर रहे हो, तो अगर आपको पार्टिकल के बारे में ये नॉलेज है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप ये जज लगा सकते हो या जजमेंट कर सकते हो कुछ समय बाद पार्टिकल कहां होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां से हमने किसी पार्टिकल को थ्रोन किया, फेंका, तो हम जानते हैं कि पहले तो ऊपर जाएगा, फिर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो यहां जाके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। मतलब इसकी ट्रेजेक्टरी हम बोल सकते क्या है, पैराबोलिक है। ये हम कब बता पा रहे हैं, जब इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमें पता हो, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी हमें पता हो, तो हम किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बता सकते हैं। क्लियर। अब इस ट्रेजेक्टरी का यहां क्या रोल आ रहा है, the trajectory of an object is determined by its location and velocity as various moments। हमने अभी देखा कि अगर उसकी लोकेशन या वेलोसिटी अलग अलग मोमेंट पे हमें पता है तो हम ट्रेजेक्टरी बता सकते हैं। इफ वी नो वेयर अ बॉडी इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि अभी कहां है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहां है, एंड इफ वी ऑल्सो नो इट्स वेलोसिटी, और हमें अगर उसकी वेलोसिटी पता है, उस पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं पता है, तो किसी दूसरे इंस्टेंट पे कहां होगी हम बता सकते हैं। हमने देखा था पैराबोलिक पाथ था कि शुरू में यहां है और लास्ट में यहां होगी। कब बता पा रहे थे, जब हमें वेलोसिटी और फोर्स जो लग रहा है वो मालूम हो। क्लियर। वी देयरफॉर conclude that the position of an object and its velocity fix its trajectory, के पोजीशन और वेलोसिटी अगर हमें पता है तो हम उसकी ट्रेजेक्टरी को फिक्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके पाथ को हम बता सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, ट्रेजेक्टरी या पाथ बताने के लिए पोजीशन और वेलोसिटी का मालूम होना जरूरी है एक ही समय पे। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, हमने मोमेंटम बोला था, मोमेंटम या वेलोसिटी बोले एक ही बात है कि आप किसी इंस्टेंट पे साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी तो बता ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, मतलब आप किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी फिक्स ही नहीं कर सकते हो, बता ही नहीं सकते हो। मतलब ट्रेजेक्टरी मतलब जो डेफिनेट पाथ है वो तो आप बता ही नहीं सकते हो। मतलब बोहर का जो कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी की ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं, उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक है, ऐसा नहीं होता है। सिंस फॉर अ सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट such as an electron it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at any given instant to an arbitrary degree of precision। अभी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बात करी कि हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ बता ही नहीं सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करने से भी कोई मतलब नहीं है। बोहर मॉडल में जो दिक्कत थी वो आपको समझ में आ गई होगी, किससे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग uncertainty principle is significant only for motion of माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड निग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक। अब कोई अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हमको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो इसका सिग्निफिकेंट हमको वहां पे सिग्निफिकेंस जो है हमको देखने को मिलेगा। इसको भी बाय एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। If uncertainty principle is applied to an object of mass, say about a milligram, 10 to the power minus 6 kg, ये हायर मास है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ये कम नहीं है, ये है मेजरेबल मास है।
तो डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी इक्वल एच बाय 2 पाई ले लें, ग्रेटर देन इक्वल हमने इक्वल ले लिया। अब क्या करें, डेल पी क्या होता है, एम इंटू डेल वी, पी एम इंटू वी, तो मास तो कांस्टेंट होता है, डेल मतलब चेंज होता है, तो डेल पी को हम लिख सकते हैं एम इंटू डेल वी। अब क्या करें हम, ये जो एम है ये अपॉन में पहुंचा दिया हमने, क्लियर। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट का मास जो था उसकी वैल्यू है हमारे पास, तो हमने क्या किया, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी 4 एज इट इज, पाई होता है 3.14, और मास जो था ऑब्जेक्ट का वो रख दिया, और हमने सॉल्व किया, डेल वी मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स कितना आया, तो वो आया है 10 टू द पावर -28 मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। The value of del v del x obtained is extremely small, ये बहुत स्मॉल नंबर है, 10 टू द पावर -28 है, एंड इज इनसिग्निफिकेंट। हमने अभी क्या बोला था कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है बहुत ही क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। देयरफॉर वन मैन से दैट in dealing with milligram sized or heavier objects, the associated uncertainties are hardly of any real consequence, मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगी अनसर्टेनिटीज। अब आप समझिएगा, ऑन द अदर हैंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर ले, किसकी बात करें, माइक्रोस्कोपिक में इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, तो उसके लिए डेल वी और डेल एक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा, और हमें अनसर्टेनिटीज जो है वो रियल कॉन्सिक्वेंस की मिलेगी। एग्जांपल लें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -31 केजी। अब इसको वापस फॉर्मूले में अप्लाई करें, सेम उसी तरीके से h की वैल्यू रखे 4 पाई m, m इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। अब हमने जब इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो ये बहुत उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो पहले आई थी। It therefore means that if one tries to find the exact location of the electron, say to an uncertainty of only 10 to the power -8 सेकंड, अब ये जो वैल्यू आ गई, दोनों का प्रोडक्ट आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोकेशन फिक्स कर रहे हैं 10 टू द पावर -8 मीटर, तो देखते हैं वेलोसिटी कितनी आएगी। तो हम अगर लोकेशन फिक्स कर दें इलेक्ट्रॉन की कि 10 टू द पावर -8 मीटर रीजन में है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, क्या किया हमने, जो डेल वी मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स था, डेल एक्स की जगह जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमने मतलब एज्यूम किया है वो पुट कर दिया, इक्वल में जो टर्म थी वो है, ये अपॉन में जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा है। मतलब हमने पोजीशन को फिक्स किया तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है, हम नहीं बता पा रहे, बहुत ज्यादा हो गई उसमें अनसर्टेनिटी। तो क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में कैन नॉट होल्ड गुड, वो इस डेल वी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, विच इज सो लार्ज दैट द क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर्स ऑर्बिट फिक्स्ड कैन नॉट hold good. It therefore means that the precise statement of the position and momentum of electron जो हम बात कर रहे थे अभी have to be replaced by statements of probability that the electron has at a given position and momentum। मतलब अब हम एक नए वर्ड पे आ गए, किस वर्ड पे, कि हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कि वो कहां होगा, हम डेफिनेट पाथ को नहीं बता सकते, ट्रेजेक्टरी को नहीं बता सकते, जो हमने अभी ऊपर वीडियो में बात की। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब हम जैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे जाएंगे तो वहां हम एक ही वर्ड की बात करेंगे, किसकी, प्रोबेबिलिटी की। मतलब बोहर मॉडल जो था उसकी वीकनेस अब हम किससे दूर करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से दूर करेंगे। आई होप सो कि आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया हो। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे देखेंगे तो आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्टली समझ में आएगा। थैंक यू।